आपको बताते हैं कि पोलैंड में तैनात अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है दरअसल ये, जिस पोलैंड का जिक्र अभी हम यहां पर कर रहे थे। दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम ये माना जाता है, जिस पेट्रियट मिसाइल की हम बात कर रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में ये सक्षम है, लड़ाकू विमानों को मार गिराने में ये सक्षम है। ये इसकी खूबियां हैं, ये एडवांटेजेस हैं। 100 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। 9 सेकंड्स में ये हमला करने की क्षमता रखता है, सिर्फ 9 सेकंड। इधर लॉन्चर में 16 मिसाइलें होती है। जी हां, तो ये पेट्रियट मिसाइल है। क्या इसकी खूबी है, ये हम लगातार यहां पर बता रहे थे। अब इससे पहले कि कर्नल शैलेंद्र की बात पर यहां पर रिएक्ट करना चाह रहे थे मेजर जनरल विशंबर दयाल जी। मेजर जनरल विशंबर दयाल जी, साथ ही साथ मैं यहां पर यह भी ऐड ऑन करूंगी कि क्या यूक्रेन को जो असेसमेंट है रूस का, क्या वो उस तरह से सही साबित नहीं हुआ? क्या ये एक फेल्योर भी माने कि उसको कमतर आंका गया? सोचा नहीं था कि 25 दिन तक युद्ध खिंच जाएगा? क्या इसको इस तरह से भी देखें, क्योंकि इस तरह की बातें आ रही हैं? देखिए, यूक्रेन की बेसिक असेसमेंट जो थी वो ये थी कि शायद रशिया अटैक नहीं करेगा। जो बेसिक असेसमेंट थी कि शायद ये पोस्ट स्ट्रिंग पे बात रह जाएगी और रशिया जो है डोनेट्स्क और लुहांस्क के आगे जो उसके पास है, क्रीमिया उसके पास है, मिन्स्क जो एग्रीमेंट थी उसको वायलेट नहीं करेगा और रशिया फिजिकल अटैक नहीं करेगा। ये वो कहीं ना कहीं अनप्रिपेयर्ड, मैं समझता हूं इसमें कहीं ना कहीं वो अनप्रिपेयर्ड था। लेकिन जब लड़ाई स्टार्ट होगी उसके बाद यूक्रेन ने, इसमें कोई शक की बात नहीं है, यूक्रेन फोर्सेस ने बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज तरीके से एक सोची समझी उसके तहत लड़ाई लड़ी है। और ये लड़ाई हमें लगता है कि बहुत लंबी खिंच गई। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लड़ाई रशिया भी बहुत रिस्ट्रेन्ड लड़ाई लड़ रहा है, रशिया बहुत सोच समझ के लड़ाई लड़ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं डिलेज होती है लड़ाई में। देखिए, कोई भी लड़ाई लाइन के हिसाब से नहीं चल सकती। कोई प्रोग्राम नहीं है कि 4 बजे 5 बजे 6 बजे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे भारत में अगर आप शादियां देखो, बारात 10 बजे होगी तो 12 बजे पहुंचेगी। लड़ाई में भी ऐसे होता है, जब आप प्लानिंग करते हो कि इस टाइम तक ये होगा, उसमें कुछ अड़चने आती हैं। तो रशिया के रास्ते में भी कुछ अड़चने आई हैं, लेकिन ओवरऑल स्ट्रैटेजी में मैं नहीं समझता कोई भारी बदलाव है। और मैं नहीं समझता कोई दोनों मुल्क जो है वो कोई ऐसी वो थी विडंबना थी जैसे यूक्रेन पर, कीव पर जब तक खार्किव और मारियोपोल का फैसला नहीं होगा, मैं नहीं समझता कीव पर किसी किस्म का कोई भारी अटैक करेगा रशिया, क्योंकि उसके लिए मारियोपोल जरूरी है। हाँ। उसके लिए खार्किव जरूरी है, डॉनबैस रीजन जरूरी है, और पॉपुलेशन का माइंड सेट करना कि आपके प्रेसिडेंट ने आपको लड़ाई में झोंक दिया। हाँ। आप लोगों को तबाह करवा दिया। हाँ। और ये प्रेसिडेंट बिल्कुल नाटो का खेल खेल रहा है। जब तक लोगों की आवाज नहीं उठेगी, मैं नहीं समझता रशिया किसी किस्म की। ठीक है सर, ये आपने बड़ी बात कही। आपने खार्किव और मारियोपोल का यहां पर जिक्र किया कि जब तक वहां का फैसला नहीं हो जाता है तब तक कीव पर वो जो अपनी रणनीति अपनाए हुए हैं वो तब तक वो वैसी ही रणनीति अपनाएगा। लेकिन खार्किव का जिक्र किया, देखिए खार्किव से ही एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि किस तरह से वहां पर लगातार रूस के जो हमले हैं वो जारी है। किस तरह से एक के बाद एक आप देखिए खार्किव इलाके में रूस हमले किए जा रहा है। खार्किव जिस पर ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, दूर आसमान में ये आग का गोला, आग की लपटें और काले धुएं का ये गुब्बार इस वक्त आप देख पा रहे हैं। खार्किव में लगातार हम देख रहे हैं कि संघर्ष आमने सामने का जो है वो दोनों देशों की सेनाओं के बीच देखा जा रहा है। और खार्किव वो शहर जिस पर अपने कब्जे का दावा करता है, फिर खार्किव के गवर्नर कहते हैं कब्जा छुड़ा लिया गया है, फिर रूस की ओर से फिर कहा जाता है कि उस पर कब्जा कर लिया गया है एक बार फिर से। जो रणनीति हम देख रहे हैं कि किस तरह से खार्किव को लेकर, मारियोपोल को लेकर एक अलग रणनीति अपनाए हुए हैं, जबकि कीव के लिए अगर हम देखें तो वो बिल्कुल ही अलग रणनीति है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर, किस तरह से यूक्रेन का रूसी सेना पर दरअसल ये हमला है। देखिए, अगर हम एक तरफ एक खबर आती है कि रूस ने अटैक किया है तो वहीं रिटालिएट करता है तुरंत यूक्रेन। ये तस्वीरें उसकी बानगी है, ये उसकी तस्दीक करती है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूक्रेन ने पलटवार किया है रूसी सेना पर। रूसी जो काफिला था उस पर यह पलटवार किया गया है यूक्रेन की ओर से। लगातार यूक्रेन पलटवार कर रहा है। तो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर,
कि किस तरह से ताबड़तोड़ हमले जो हैं उससे टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन लगातार ये भी कहा जा रहा है कर्नल शैलेंद्र कि दरअसल ये जो सनक है ना पुतिन की, इसी ने महासंग्राम को और ज्यादा बढ़ा दिया है और यही कारण है कि अब हम परमाणु युद्ध की ओर जाते हुए देख रहे हैं। जिस तरह से परमाणु संकट या साइबेरिया अपने परिवार को भेज दिया है या तमाम जो फोर्सेस हैं उनको ऑर्डर दे दिए गए हैं, क्या देख रहे हैं आप? पुतिन की सनक, ये सनक वर्ड कहां से आ गया? किसने प्रोड्यूस किया ये वर्ड? भाई पहले यूएसए ने बोला कि पुतिन की सनक है कि वो यूक्रेन को दबाएगा और नेटो में नहीं आने देगा, ये उसकी सनक है। भाई पुतिन की सनक है कि मेरे बॉर्डर्स के ऊपर नेटो फोर्सेस नहीं होनी चाहिए, आपके बेसिस नहीं होने चाहिए। कौन? यूएसए की सनक नहीं है इस समय। यूएसए की सनक नहीं है कि नहीं हम पुतिन को ये नहीं करने देंगे। भाई ये तो कहने वाले। अभी आपने ही बोला कि ये जो वीडियो आया कि काउंटर अटैक किया है यूक्रेन फोर्सेस ने, फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये इंफॉर्मेशन और प्रोपोगंडा आपके बाकी 19 शहरों में भी फैलेगा। वहां के भी जो सोल्जर्स लड़ रहे हैं, वहां पर भी जो पब्लिक लड़ रही है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, उनका हौसला बढ़ता है कि देखिए हमने एक जगह एक कॉन्वॉय को डिस्ट्रॉय किया है, अब हम भी कोशिश करेंगे, ये होगा। जहां तक आपका सवाल था 25 दिनों का, मुझे ये बताइए किसको पुतिन ने फोन करके ये बताया था कि जी ये 25 दिन चलेगा या 30 दिन चलेगा? कौन है ऐसा स्ट्रैटेजिस्ट जो बता पाता? देखिए जब लोगों ने कहा था शॉर्ट वॉर होगी, 10-15 दिन की होगी, वो एक फेयर असेसमेंट है कि दुनिया का प्रेशर इतना ज्यादा आ जाएगा, बातचीत का प्रेशर आ जाएगा कि कोई भी वॉर आजकल नहीं देखी जाती जो महीनों चलेगी। मैं अभी भी कह रहा हूं, लेकिन सर उस प्रेशर का वो सर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन तो लगातार जारी है ना सर, उसका भी तो कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा मैं चाहूंगी कि आप तुर्की के रोल के बारे में बताएं कि आप उसको किस तरह से देख रहे हैं। वो जो एक मीडिएशन भी करता है लेकिन वहीं पुतिन के खिलाफ बात भी बोलता है। देखिए टर्की इनफैक्ट अगर देखा जाए तो वो रशिया के फेवर में बात कर रहा था, और टर्की की मध्यस्थता की जो ऑफर थी वो एक अच्छी ऑफर थी, क्योंकि वो अकेला अपने आप में था जो शायद इजराइल के बाद दोनों देशों को एक्सेप्टेबल हो जाए। हालांकि यूक्रेन हमेशा से प्रेफर करेगा कि नहीं जी हम तो इजराइल के थ्रू करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वही वेस्टर्न वाला जो आपका इन्फ्लुएंस है वो चलता रहेगा। देखिए मध्यस्थता करने का फायदा जब है जब आप किसी की साइड ना लेकर मुद्दों पर बात करें। टर्की और रशिया के रिलेशन अगर खराब होंगे तो वो सिर्फ इस बात पर, क्योंकि रशिया एडमेंट है, क्लियर है अपने उसमें कि मुझे इस तरह के अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। उसके लिए टैक्टिकल वॉरफेयर में क्या डिले होती है, क्या अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बड़ी छोटी बात है। उसने सोचा है, आपको क्या लग रहा है इतनी बड़ी फोर्स आई है और वो ये सोचे कि हमारा कोई सैनिक नहीं मरेगा? ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं पर भी हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि किस तरह से अब रूसी काफिले पर दरअसल भारी बमबारी हो रही है, भीषण बमबारी। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, ये बड़ी खबर इस वक्त आप देखिए, रूस के काफिले पर भीषण बमबारी। मैं चाहूंगी ये देखिए बमबारी के बाद किस तरह का मंजर बना हुआ है। ये तस्वीरें आपको बता रही है, तस्वीरें उसकी तस्दीक करती है। जो उसके सैन्य वाहन है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, परखच्चे उड़ चुके हैं। और तस्वीरें देखिए, ये धुआं उठता हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जब रूसी काफिले पर हमला किया गया, ये देखिए ये जी का निशान है, ये बता रहा है कि ये रूसी टैंक्स ही हैं। इसकी पहचान का सबसे अच्छा जो तरीका है वो उसका वो जी का वो निशान, जेड का वो निशान, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये रूस का टैंक है या फिर ये यूक्रेन का। तो आप देखिए कि यूक्रेन किस तरह से, देखिए किस तरह से बमबारी कर रहा है। एक और